गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले जो हमने मित्रता पाठ का कुछ सीखा था, जो पढ़ा था हमने, अब हम आज उसके आगे की बातें सीखेंगे। ठीक है। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो इतनी उमंग ही रहती है और न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय लगता है और भविष्य के संबंध में कैसी कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। अर्थात यहाँ पर छात्रावस्था के बारे में समझाया गया है, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, कि स्टूडेंट लाइफ में यानी जब व्यक्ति छात्र होता है, विद्यार्थी होता है, तब उसमें मित्र बनाने की एक धुन सवार रहती है और उसके अंदर से मित्रता का भाव उमड़ता रहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस पाठ में इसी को समझाया गया है। मित्रता के माध्यम से अच्छी संगति और बुरी संगति पहचान बताई गई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मित्रता उसके हृदय से उमड़ती रहती है। यानी हर बच्चे में ये दिखता रहता है कि वह दूसरे को मित्र बनाने के पीछे भागता रहता है कि कैसा कोई भी हमें मित्र बना ले या बन जाए। तो इसीलिए कहा है हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो इतनी उमंगी रहती है और ना उतनी खिन्नता। मतलब इसके पहले जो स्नेह का बंधन होता है विद्यार्थियों में, आपस में जिस डोर से वो बंधे होते हैं एक साथ, उन चीज़ों में इतनी उमंग और उत्साह उन्हें दिखाई ही नहीं रहती है। वे जैसे जैसे अगली क्लास में जाते हैं उसमें एक नया उमंग छा जाता है और न उनमें खिन्नता और उनमें अप्रसन्नता भी नहीं दिखाई देती है। यानी जो पिछला होता है, यानी पीछे की क्लासेस जो छूटती जाती हैं, पीछे के दोस्त उनमें से छूटते जाते हैं, वो उस उमंग और उस अप्रसन्नता को वे भूलते जाते हैं और नए दोस्त को बनाने में मग्न रहते हैं। तो बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। इसलिए उन्होंने कहा है कि बाल मैत्री में यानी बाल्यावस्था की मित्रता में जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं उसमें हम मग्न रहते हैं। अच्छे बुरे की पहचान होती नहीं है, हाँ? तो क्या होता है इसमें कि हम उस मित्रता में, उन दोस्तों में इतने मग्न होते हैं, उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, वह हमें आने वाले समय में यानी छात्रावस्था में और युवावस्था में जो भी हमें मित्र बनते हैं उनमें वह खुशी नहीं मिलती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास होता है। यानी बाल अवस्था में जो दोस्त होते हैं, बचपन में जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, उनके आपसी दोस्ती में आप देखेंगे कि जरा भी कटुता की भावना नहीं होती है। वे चुपचाप मग्न होके बिना अच्छे बुरे का सोच विचार किए उत्साह के साथ एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। उनमें मधुरता होती है, एक दूसरे के प्रति अनुरक्ति का भाव होता है, अपार विश्वास होता है एक दूसरे पर, और इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ वे एक दूसरे के साथ हेल मेल कर खेलते रहते हैं और ना जाने कितने विचार उनके मन से निकलते रहते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय लगता है और बाल्यावस्था में उनको उस समय बहुत ही खुशी होती है जब अपने मित्रों के साथ मिलकर वे खेल रहे होते हैं या कोई कार्य कर रहे होते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय लगता है, यानी कि वर्तमान यानी उसी समय बाल अवस्था में, बचपन के समय उन्हें जो भी कुछ क्रियाकलाप कर रहे होते हैं उससे उन्हें खुशी ही मिलती है। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं और भविष्य के लिए यानी आने वाले समय में कि हम युवावस्था में या बड़े होंगे तो हम क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें कल्पना के रूप में उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। यानी दिमाग में जो घूमती रहती है कि विचार आते रहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम और क्या क्या करेंगे अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर, या स्वयं अपने जीवन में क्या क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे। ये सारी चीजें कल्पनाएं कहलाती हैं और लुभाने वाली, यानी अगर कोई सुनता है उनकी बातों को तो वह क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है उनकी बातों को सुनकर। जब माता पिता को वो बताते हैं या अपने रिश्तेदारों को बताते हैं तो वे खुश होते हैं उनके अंदर सुनकर कि हाँ हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। इस तरह की कल्पनाएं लेके चलते रहते हैं छोटे बच्चे। इसी को कहा गया है लुभाने वाली कल्पनाएं।
कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो उन्हें कई बार बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वे जल्दी से मान भी जाते हैं, और जो अगर कोई उन्हें मनाता है तो वे मान जाते हैं। तुरंत ही छोटी छोटी चीजें, वस्तुएं देकर या कुछ भी बोलकर उनको बहला भी लिया जाता है और वे जल्दी से मान भी जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? बाल्यावस्था की मित्रता। अब है सहपाठी की मित्रता। सहपाठी की मित्रता का अर्थ होता है, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला। तो जो साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है, इसका वर्णन अब आगे मिलेगा आपको, इसको आप समझेंगे। सहपाठी की मित्रता का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ आपसी मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। कितने भारी उथल पुथल का भाव इसलिए भरा हुआ है क्योंकि साथ पढ़ने में, साथ पढ़ते हुए हम बहुत सारी बातों को झेलते हैं, इसीलिए उसमें उथल पुथल मचा रहता है, संघर्ष चलता रहता है उन भावों में। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, यानी स्कूल का टाइम क्या होता है? किशोरावस्था का, ठीक है, और कॉलेज का टाइम आ जाता है वो क्या कहलाता है? युवावस्था में आ जाते हैं तब हम। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, यानी दृढ़ निश्चय वाली, डटकर चलने वाली, शांत होते हैं, यानी उनका स्वभाव शांत हो जाता है, उनके स्वभाव में शांति छा जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, कई के विचार उग्र हो जाते हैं और गंभीर होती है। यानी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे उनके विचार दृढ़ होते जाते हैं, उनका स्वभाव शांत हो जाता है और गंभीर हो जाता है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से विभिन्न विचारों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई बातें होती हैं जिसमें विभिन्नता होती है, तो इसी को यहाँ समझाइए। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना अपने मन में करते होंगे। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं? एक आदर्शवादी मित्र की तलाश में रहते हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि हमें एक मित्र ऐसा मिले जो आदर्श हो, ठीक है। पर इस कल्पित आदर्श के मित्र से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं, लेकिन कल्पना लोक में किए गए ऐसे मित्र उससे हमारा जीवन नहीं चलता, क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की झंझटों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। मतलब यह बताया गया किशोरावस्था में और युवावस्था में अधिकतर बच्चे क्या देख के दोस्ती करते हैं कि सुंदर प्रतिभा, ठीक है, इंटेलिजेंट, और मन भावनी चाल यानी चाल ढाल, वेशभूषा, रूप रंग देखकर, और स्वच्छंद प्रकृति यानी मुक्त प्रवृत्ति, यानी फ्री होकर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। अगर वो बच्चा कुछ बुरा कर रहा है तो भी उसके साथ दोस्ती कर लेना, इसको स्वच्छंद प्रकृति कहा गया है। यही दो चार बातें देखकर वे दोस्त बना लेते हैं, पर उनको पता नहीं रहता कि आगे क्या होगा। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। पर आगे भविष्य में जीवन संग्राम यानी आने वाले भविष्य में हमारे जीवन के युद्ध में, संग्राम मतलब होता है युद्ध, यानी जीवन का जो युद्ध है, आगे हमें लाइफ में जो हमें जीवन का युद्ध लड़ना है, आगे आने वाले समय में विपत्ति कठिनाइयाँ भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, इन सबको सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे मित्र होने चाहिए जो हमें इन चीज़ों में सहायता कर सकें, ठीक है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, यानी मित्र केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके हम केवल गुण ही गुण का वर्णन करते रहें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे हम स्नेह भी ना कर पाए, तो ऐसा भी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं। यानी हम यहाँ पर आ गया है हम स्वयं, यानी हमारे लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम ऐसा ना करें अपने उस मित्र के साथ, ठीक, जिससे अपने छोटे छोटे केवल काम ही निकालते जाएं, जिसके पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मतलब अंदर से तो हम उससे नफरत करें, लेकिन ऊपर से हम अपने काम निकालते जाएं, केवल काम पूर्ति करते रहें उससे।
ठीक है। मित्र भाई के समान होना चाहिए। मित्र भाई के समान क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा भाई जो सगा भाई होता है वह हमें बुरे से बुरे वक्त में भी, वैसे बड़े ही लड़े झगड़े, लेकिन बुरे वक्त में वह कहीं ना कहीं से किसी भी समय आकर हमें सहायता जरूर करता है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें और जिसे हम अपना प्रेम का माध्यम बना सकें। ठीक है। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, यानी हम में और हमारे मित्रों के बीच में एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया भी होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे ना एक की हानि और लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, यानी कि ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि एक का हानि तो दूसरा उसको अपना हानि समझ के काम करे, उसको सपोर्ट करे, और दूसरे की का लाभ तो वह भी उसे उसमें लाभ समझे, ताकि सामंजस्य स्थापित करके उस मित्रता को आगे बढ़ा सके। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। मतलब कि एक अच्छा मित्र कैसा होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि अच्छे और महान कार्य के लिए अपने साथ वाले को उत्साहित करे, उसे साहस दे, उसे दिलासा दे, और कि तुम अपने जितने तुम्हारे अंदर शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, तुम इससे भी अधिक काम कर सकते हो और करो, करके दिखाओ। इसके लिए उसे उत्साहित करे। यह मित्र का कर्तव्य है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो, और यह काम वही कर सकता है जो दृढ़ चित्त, यानी जिसका मन दृढ़ता से भरा होगा और सत्य संकल्प लेकर काम करेगा कि मैं अपने दोस्त के प्रति ईमानदार रहूंगा और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए सहयोग दूंगा। हमें उसका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? देखिए, क्यों ऐसे मित्र की खोज करना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी आत्मबल यानी कि शक्ति, ताकत, यानी कि हमें ऐसे। क्यों सुग्रीव ने राम का पल्ला क्यों पकड़ा, राम को अपना मित्र क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान राम में अपने से अधिक शक्ति देखी थी। इसी को कहा गया आत्मबल। तो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। मित्र की विशेषता क्या है? वह प्रतिष्ठित हो, यानी प्रतिष्ठित कब होता है व्यक्ति? जब वह अच्छा काम करता है, तभी वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और शुद्ध हृदय का हो, उसके मन में कटुता बिल्कुल भी नहीं हो। मृदुल और पुरुषार्थी हो, यानी नम्र स्वभाव का हो और ताकतवर भी हो। ताकतवर ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े करने चल दे, तुरंत जरा भी कोई बात हो जाए तो तुरंत लड़ाई पे उतारू हो जाए, तो उसको ताकत नहीं कहा जाता है। अच्छे कार्य के लिए संघर्ष करना। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यानी अच्छे आचरण वाला और सत्य पर चलने वाला हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, जिससे हम अपने को यानी स्वयं को अपने मित्र के भरोसे पर छोड़ सकें, यानी उस पर विश्वास करके कि कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो हम उस पर विश्वास करके उस पर डाल सकें, और यह विश्वास कर सकें कि उससे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। मतलब सच्चे मित्र के कर्तव्य होते हैं ये दोनों मित्रों में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक मित्र बना लिया तो हम उसी में सारी क्वालिटीज देखें, अपने में नहीं, यानी आपके उसके प्रति और उसके आपके प्रति होने चाहिए। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान वाले क्यों? क्योंकि आए दिन हमें उससे कोई ना कोई काम होता है, उनको हमसे काम होता है, तभी तो उसे हमने जान पहचान वाले कहते हैं। तो जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यानी हमारे जीवन को, केवल यहाँ पे हमारे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये छात्रों के लिए लिखा गया है और उन्हें समझाया जा रहा है, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर सामने होता है और वर्तमान में जी रहे होते हैं, उनको भविष्य की समझ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ये समझाया गया है कि भविष्य में आपको किस प्रकार के लोगों को अपना मित्र बनाना है। ठीक है, इसलिए हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। जितने कि गहरे मित्र यानी सच्चे मित्र दे सकते हैं, यद्यपि वे उतना तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं। जान पहचान वालों के लिए कहा गया है ये,
तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है, यानी किसी भी मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने समय को खो दे। जो भी समय है उसको उपयोग करें। यदि क, ख और ग, यानी यह उदाहरण दिया गया है कि कोई मित्र है, उसका नाम क है, एक मित्र का नाम ख है और एक मित्र का नाम ग है, ऐसा मान लिया हमने, यानी कि 3 मित्र हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं और ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, यानी विनोद की बात यानी हंसी मजाक की बात, हास्य व्यंग की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं और ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मतलब यहाँ बताया गया है कि ऐसे जान पहचान वाले, ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो ना बुद्धिमानी की बात करते हैं, हमें आप करवाते हैं, ना खुद करते हैं और ना हंसी मजाक करते हैं, केवल मजाक ही मजाक या गलत बातों से हमें बहलाने की कोशिश करते हैं, कोई भी अच्छी बात नहीं बता सकते वे और दुख के समय हमें ढाढ़स भी नहीं दिलाते हैं, ना कोई दिलासा देते हैं। अगर हम कुछ दुखी हों या कुछ गलत कर देते हैं तो वे हमें मार्गदर्शन भी नहीं देते हैं और आनंद के समय यानी कि दुख और सुख में भी जो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं और ना ही हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिला सकते हैं। ईश्वर हमें ऐसे मित्रों से दूर रखे। ये किसने कहा है? लेखक ने समझाया है, ठीक है, कि ना हमारे अच्छे में शामिल हो सकते हैं, ना बुरे में शामिल हो सकते हैं, ना हमें अच्छी बातें बता सकते हैं, ना बुरी बातें बता सकते हैं। तो यदि ऐसा व्यक्ति तो किसी के भी काम का नहीं होगा। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने कि वो ईश्वर हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रखे तो ही अच्छा है, ठीक है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जान पहचान बढ़ा लेता है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे। यानी यहाँ युवा पुरुष, देखो यंग एजर्स के बारे में बता दिया गया है कि अधिकतर बच्चे किस प्रकार के स्टूडेंट को अपना मित्र बनाते हैं, कैसे दोस्तों को दोस्त बना लेते हैं, कैसे किस प्रकार के बच्चों को, किस प्रकार के छात्रों को, कि जो उनके साथ फिल्म तो देखने जाएं, मनोरंजन में जाएंगे, सैर सपाटे में चले जाएंगे, आए दिन पिकनिक मनाना, घूमना, सैर सपाटे करना, पार्टी करना, भोजन का निमंत्रण को स्वीकार करना, इन सब चीज़ों को करते हैं और यानी कि पूरा मनोरंजन का जीवन व्यतीत करने वाला। तो ऐसे युवा पुरुष से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे जान पहचान वाले हैं व्यक्ति हमारे मित्र बन जाएंगे तो हमें उनसे लाभ तो होगा ही नहीं, बल्कि बहुत भारी यानी भयंकर हानि उठानी पड़ सकती है। क्यों और कैसे? क्योंकि वो हर समय मौज मजे मनोरंजन की बातें करेंगे, तो ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना हम अपना समय अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। और जब हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, गलत काम ही करते में हमारा दिमाग चलता चला जाएगा, तो क्या होगा? समय का नुकसान होगा। हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो इससे क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि हम ज्ञान वाला कोई काम ही नहीं कर रहे जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, तो इससे नुकसान ही होना है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसे मित्र हमें मिल जाए तो लाभ भी ना होगी, पर इससे हानि जरूर होगी और वो भी बहुत भारी हानि होगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग यानी बुरी संगति, बुरी संगति का ज्वर का अर्थ होता है यहाँ पर बुखार। कुसंग को यानी बुरी संगति को एक बुखार के समान बताया गया है। क्यों? क्योंकि अगर बुखार आ जाता है तो शरीर में क्या होता है? शरीर को तकलीफ पहुंचती है और शरीर में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान मिलता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर प्रकार से हमें नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पे कुसंग को ज्वर के समान बताया गया है, ना एक बुखार के समान, कि कुसंगति यानी बुरी संगति से हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि एक बुरा व्यक्ति अगर हमारा मित्र बन जाए तो वो क्या करता है? हमारी अच्छी आदतों को यानी सद्वृत्ति को और हमारी अच्छी विचारों को, अच्छी नीतियों को, जिस पर हम चल रहे होते हैं, अपने बनाए हुए अच्छे नियमों को, अच्छे विचारों को और हमारी अच्छी बुद्धि को भी वो बुरी बुद्धि में परिवर्तित कर देता है।
किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। पैरों में बंधी चक्की के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि बुरी संगति वाला जो व्यक्ति है वह उसे अपने साथ बुरी जगह ही लेकर घूमता रहेगा। जिस प्रकार चक्की चलती रहती है उसी प्रकार वह बुरी जगह ही ले जाता रहेगा उसे और वह उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वह अवनति के गड्ढे में गिर जाएगा। यदि अच्छी संगति होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु यानी हाथ, बाहें निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएंगी। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार चक्की चलती जाती है और उसमें जो भी कुछ अन्न पीसा जाता है वह नीचे की ओर गिरता जाता है, ठीक है। तो उस चक्की में एक बुरी संगति वाले व्यक्ति के साथ रहने पर वह चक्की में आटे की तरह नीचे गिरता चला जाता है, यानी गड्ढे में गिरता जाता है। जिस प्रकार आटा नीचे की तरफ गिरता जाता है पिसने के बाद, लेकिन वही आटे को जब हम उठाते हैं तो अपनी बाहों से सहारा देकर उठाते हैं, अपने हाथ से सहारा देकर देते हैं और उस आटे को हम समेटते हैं या उठाते हैं। और क्यों? ताकि वह लोगों के उपयोग में आ सके। उसी प्रकार मनुष्य को बताया गया है कि निरंतर उसकी बाहें क्या करेंगी, उसे उन्नति की ओर उठाती जाएंगी, हमें उपयोगी बनाएंगी। और उपयोगी तब होता है मनुष्य अगर उसमें गुण हो। अवगुण होंगे तो वह उपयोगी नहीं होगा वो मनुष्य, लेकिन अगर उसमें गुण है तो वह उपयोगी होगा। जैसे कि चक्की से गिरता हुआ आटा अवनति की ओर जाता है, लेकिन वही आटा जब हाथों से उठाते जाते हैं, अपने बाहों से उठा के इकट्ठा करते हैं और उसको लोगों को उपयोग करने के लिए दे देते हैं, तो वह क्या हो गया कि उन्नति की ओर चला गया, उपयोग में आ गया, यानी उन्नति होगी। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार मनुष्य की बाहों को बताया गया है। तो इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा यानी प्रशंसा करता रहा। क्यों प्रशंसा करता रहा? कि राज दरबारियों के बीच में उसको जगह नहीं मिली, तो वह अपने आप की प्रशंसा कर रहा था कि चलो अच्छा हुआ, वह खुश हो गया। क्योंकि राज दरबारियों में उसे मालूम था कि वहाँ पे बुरी बुरी आदतों वाले लोग निवास करते हैं, रहते हैं। अगर मैं उनके बीच में बैठता तो मेरी भी उन्नति में बाधा उत्पन्न होती। तो इसलिए उसे क्या अपना दुर्भाग्य समझ रहा था वो। अगर मैं वहाँ जब मुझे जगह मिल जाती राज दरबार में तो क्या होता, मेरी आध्यात्मिक उन्नति में और चहु और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती। इसलिए वह अपने आप को, अपने भाग्य को सराह रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राज दरबारियों में जगह नहीं मिलती, इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते। क्यों? बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ये समझते हैं कि राज दरबारों में जगह मिल पा जाना यानी बड़े बड़ी जगह पा जाना यानी कि हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अगर वहाँ पे गलत कार्य चल रहे हैं तो इसमें वे भी उसी चक्की में पिस जाते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पे ये कहा है कि पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ पे बुरे कार्य करने वाले लोग निवास कर रहे हैं, तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी सब दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो क्षण भर में दूसरे की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं अपने गलत विचारों से। क्यों? क्योंकि सामने वाले की दिमाग नहीं होता है, अच्छे विचार नहीं होते, यानी उनको सोचने समझने की कम शक्ति होती है बहुत से लोगों में, जो तुरंत ही सामने वाले की भांप नहीं पाते हैं। तो इसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। यानी उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आते सुनाई देते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं उनके कानों में कि उनका मन गलत प्रभाव में चला जाता है और उनके मन की पवित्रता ना खत्म होने लगती है। यानी कि वह एक अच्छे विचारों वाला, अच्छे आदतों वाला, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति भी ऐसे लोगों के बीच में जाकर गलत रास्ता पकड़ लेता है और उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, इसलिए कहा गया है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, न टलने वाली।
बुराई एक ऐसी चीज है कि इंसान के दिमाग में अगर बस जाती है तो वो जल्दी निकलती नहीं है। बहुत मेहनत और बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, जबकि अच्छाई तुरंत दूर निकल भाग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बुराई से जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहना चाहिए। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, यानी हम अगर बुरी बातों को देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत समय, लंबे समय तक चलती रहती हैं। उनका हम अगर ना विचार करना चाहें तब भी वे हमारी विचार में आती रहती हैं। उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं, यानी कि अच्छी और गंभीर बातें जल्दी से नहीं आ पाती हैं। अगर हमने बुरी चीज भी देख ली और अच्छी चीज भी देख ली तो अच्छी चीजों और बुरी चीजों में सामंजस्य स्थापित करने की बजाय हमें अच्छी चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, ना कि बुरी चीजों को। लेकिन अधिकतर होता क्या है विद्यार्थी की अवस्था में, छात्रावस्था में, कि बुरी बातें जो होती हैं वो बार बार ध्यान आती रहती हैं। एक बार मेरे मित्र ने कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता, यानी लाख कोशिश भी करता, लेकिन फिर भी उसका पास से वह कहावत उसके दिमाग से निकलती ही नहीं थी। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। यानी कि वो जो बुरी कहावत थी वो बार बार उसके दिमाग में आती जाती थी और एक उसके मन में चुभती रहती थी कि आखिर क्यों आ रही है ये। वो दूर होना चाहता था, फिर भी वो उसके दिमाग में आ जाती थी। अतः कहा जाता है कि बुरी बातें ना सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करो इन बुराइयों से दूर रहने के लिए। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, यानी तुम्हारा मनोरंजन गंदगी भरी बातों से करना चाहें या करने की कोशिश करें। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे बहुत सामान्य समझो। पहले तो हमें लगता है कि अरे ये तो सामान्य सी बातें हैं, कुछ नहीं होता, एक बार है, दो बार है, तीन बार है, लेकिन वो आदत में शामिल हो जाता है ना। तो सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, यानी अपने आप सुधर जाएंगे। यानी जो व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं वो स्वयं ही सुधर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए ऐसे लोगों से कोशिश करके दूर ही रहना चाहिए। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखा। मतलब एक बार वो कीचड़ में अगर पैर डाल देता है तो वो आगे और भी जब कीचड़ आते जाते हैं तो उसको लगता है एक बार तो डाल ही दिया कीचड़ में पैर, दोबारा भी डाल लो, तिबारा भी डाल लो कीचड़ में पैर, कीचड़ तो अब लग ही गया है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है कि बुरी बातों में, बुरी संगति में, बुरा काम करने में अगर एक बार पैर घुस जाता है तो दोबारा डालने के लिए हम अगर अपनी मन से कोशिश करें, यानी हमारे अंदर इतनी आत्मबल होना चाहिए कि हम दोबारा से उस तरफ ना जाएं। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर विचारों वाले होते हैं, तो उनके साथ क्या हो जाता है कि वे बिना किसी सोच विचार के दोबारा तिबारा आगे भी वही गलतियां करते चले जाते हैं। अथवा तुम्हारे, देखिए पहले तुम्हें इसे बहुत सामान्य समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ये नहीं होता। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखा। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। क्यों घृणा कम हो जाएगी बुरी बातों से? क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी। यानी बुरे काम करने की जब आदत पड़ जाती है तो उससे घृणा भी नहीं आती है, लगता ही नहीं है कि हाँ हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी गलत काम करने की। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी और ऐसे गलत काम करने वाले न लोगों से भी चिढ़ नहीं होगी और न स्वयं से। बेझिझक गलत काम करते चले जाते हैं, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, क्योंकि उसे सब फिर धीरे धीरे वही चीजें सही लगने लगती हैं। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। यानी किसका विवेक? यानी जो भी अगर गलत काम कर रहा है उसके लिए कहा गया है। और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। मतलब बुरी आदतें को ही तुम अच्छा समझ के उन्हीं चीजों को करते चले जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति
की छूत से बचो। ठीक है, यानी कि बुरी संगति वाले, बुरी संगत से दूर रहकर ही हम अपने जीवन को निष्कलंक और पवित्र बना सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। और एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। मतलब काजल की से भरी हुई कोठरी, कोठरी का अर्थ होता है कमरा, जहाँ जो कमरा काजल से भरा होता है, ऐसी जगह पर अगर कोई सियाना व्यक्ति, समझदार व्यक्ति भी चला जाता है तो काजल की चिन्ह यानी काजल का निशान उस पे लग ही जाता है कहीं ना कहीं से। अर्थात बुरी संगति में जाने वाले व्यक्ति पर बुरी बातों का प्रभाव किसी ना किसी प्रकार से पड़ ही जाता है, उसके स्वभाव पर, उसके आचरण पर उसका असर होता ही है। इसीलिए हमें काजल की कोठरी में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अर्थात इस पाठ में ये समझाया गया है कि बुरी व्यक्ति की संगति से जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। इसलिए हमें अच्छे बुरे की पहचान करना जरूरी है। इसको सीखने का सबसे सरल और अच्छा माध्यम है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आज ये पाठ समाप्त हो गया है।